नवंबर 2012। एक माँ के फ़ोन पर उसकी बेटी का एक मैसेज आता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर आपको किसी अपने से ऐसा मैसेज मिले तो शायद आप मान लेंगे कि वो बस कुछ वक्त के लिए सबसे दूर रहना चाहता है। लेकिन सोचिए, अगर उसके बाद वही इंसान 3 सालों तक मैसेज भेजता रहे, ईमेल्स करे, सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखे, लोग उससे बात भी करें और पुलिस को फिर पता चले कि जिस दिन पहला मैसेज भेजा गया था उसी दिन शायद उस इंसान की मौत हो चुकी थी। ये कहानी है कारी फावर के केस की। हमारी कहानी शुरू होती है ओमाहा, नेब्रास्का से। एक ऐसा शहर जहां 2012 में एक ऐसा केस सामने आया जिसने डिजिटल फॉरेंसिक्स और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 37 साल की कारी फावर प्रोफेशन से कंप्यूटर प्रोग्रामर, वो एक हार्ड वर्किंग सिंगल मदर थी जो अपने बेटे की देखभाल करती थी। इसी साल उसकी मुलाकात हुई डेव क्रूपा से। डेव क्रूपा एक ऑटो रिपेयर शॉप का मैनेजर था जो डाइवोर्स था और उसने ये तय किया था कि वो अब सीरियस रिलेशनशिप से दूर रहेगा। वो कैजुअल डेटिंग के दौर से गुजर ही रहा था कि उसकी मुलाकात कैरी से हुई। दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने कैजुअली मिलना जुलना शुरू कर दिया। सब कुछ नॉर्मल सा ही लग रहा था, लेकिन डेव की जिंदगी में कोई और इंसान भी था, शना लिज गॉलियर। कुछ महीनों से डेव और लिज भी कैजुअल रिलेशनशिप में थे और बाद में डेव ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उनके बीच कभी एक्सक्लूसिव होने की कोई बात नहीं हुई थी। एक रात लिज जब डेव के अपार्टमेंट में अपना सामान लेने आई तो वहां कैरी भी मौजूद थी। हॉलवे में दोनों एक दूसरे के सामने से गुजरे बिना किसी बहस या बड़े तमाशे के। ये बस एक आम और छोटी सी मुलाकात बनकर रह गई। उस समय शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि यही दो लोग कुछ ही दिनों में अमेरिका के सबसे बिज़ार मर्डर केस का हिस्सा बन जाएंगे। 13 नवंबर 2012। कैरी ने रात डेव के अपार्टमेंट में बिताई। सुबह डेव काम पर चला गया। ये आखिरी बार था जब किसी ने कैरी को जिंदा देखा। उसी दिन डेव को कैरी के नंबर से एक मैसेज आया। उसने लिखा कि वो उसके साथ मूव इन करना चाहती है। डेव को ये बहुत जल्दी लगी। सिर्फ कुछ ही हफ्तों की डेटिंग के बाद साथ रहने की बात। उसने मना कर दिया। कुछ ही मिनटों में उससे एक और मैसेज आया, आई हेट यू। फिर एक और एक और। हर मैसेज पिछले से ज्यादा गुस्से से भरा हुआ। डेव को लगा कि शायद कैरी नाराज है। अगले कुछ दिनों में कैरी काम पर नहीं आई। उसके एम्प्लॉयर को उसके फोन से मैसेज मिला कि वो रिजाइन कर रही है और उसने सजेस्ट करा कि उसकी जगह शना गॉलियर को हायर किया जाए। ये बात इन्वेस्टिगेटर्स को बाद में बहुत अजीब लगी। उसी दिन लिज ने उस जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया। इधर कारी का बेटा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। फोन से मैसेजेस तो आ रहे थे लेकिन कारी घर नहीं लौटी। पुलिस ने शुरुआत में इसे मिसिंग पर्सन्स केस माना क्योंकि मैसेजेस देखकर यही लग रहा था कि वो जिंदा है और बस दूर रहना चाहती है। लेकिन असली राज तो अब खुलने वाला था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कारी फावर गायब थी, लेकिन उसकी डिजिटल जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। उसके फोन से टेक्स्ट आ रहे थे, ईमेल रिप्लाईज भेजे जा रहे थे और सोशल मीडिया पर भी एक्टिविटी दिख रही थी। हर मैसेज इन्वेस्टिगेटर्स को ये लगने पर मजबूर करता कि शायद कारी जिंदा है। लेकिन वक्त के साथ उन मैसेजेस का टोन और भी डिस्टर्बिंग होता गया। डेव क्रूपा को लगातार टेक्स्ट आने लगे, पहले इमोशनल, फिर पॉजिटिव और फिर धमकी भरे। कभी मैसेज आता, मैं तुम्हें देख रही हूँ, और कभी तुम मुझसे बच नहीं सकते।
मैसेजेस पर वो ऐसी बातें बोलती जो सिर्फ कोई करीबी इंसान ही जानता हो। डेव भी डर गया था और उसने अपना नंबर बदल लिया, लेकिन मैसेजेस नए नंबर से आने लगे। पुलिस को भी ये लगा कि ये स्टॉकिंग केस है, और क्योंकि सब कुछ कैरी के अकाउंट से आ रहा था, पहला शक उस पर था। कैरी की माँ को भी उसके फ़ोन से मैसेजेस मिलते रहे। कभी लिखा होता कि वो किसी और स्टेट में नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, तो कभी कांटेक्ट ना करने बोलती। लेकिन कैरी की माँ को ये मैसेजेस अपनी बेटी जैसे नहीं लगते थे। हर टेक्स्ट एक नई उम्मीद जगाता और पल भर में उसे तोड़ भी देता था। लिज गॉलियार को भी धमकी भरे मैसेजेस मिलने लगे। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कैरी उसे भी टारगेट कर रही हो। फिर एक दिन लिज के घर में अचानक से आग लग गई। उसके काफी पेट्स उस आग में जलकर मर गए। लिज ने सीधा कैरी को ब्लेम करा। बाहर से देखो तो कहानी सिंपल लगती है, एक जेलस गर्लफ्रेंड जो सब बर्बाद कर रही है, और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन बार बार उसी डायरेक्शन में अटक जाती। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर 3 साल बीत गए। इस दौरान हजारों मैसेजेस, ईमेल्स और फेक एक्टिविटी पुलिस को कंफ्यूज करती रही। लेकिन एक बात अजीब थी, इन 3 सालों में किसी ने भी कैरी को जिंदा नहीं देखा। न परिवार ने देखा, न दोस्तों ने, और न ही किसी कोवर्कर ने। थे तो सिर्फ मैसेजेस, वो इंसान नहीं जिसकी सबको तलाश थी। 2015 में केस 2 नए इन्वेस्टिगेटर्स के पास आया, सर्जन जिम डॉटी और डेप्यूटी रायन एविस। उन्होंने डायरेक्ट सवाल किया कि अगर कैरी जिंदा थी तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं। इस बार फोकस मिसिंग पर्सन से ज्यादा डिजिटल एविडेंस पर था। पुराने फोन रिकॉर्ड्स, सेल टावर डाटा, फोटोज और कॉल हिस्ट्री को दोबारा चेक किया गया, और फिर एक छोटी डिटेल ने सब बदल दिया। इन्वेस्टिगेटर्स को लिज गॉलियार के फोन में कैरी फावर की कार की फोटो मिली। मेटाडाटा से साफ था कि ये फोटो तब खींची गई थी जब पुलिस को कैरी की गाड़ी भी नहीं मिली थी। इसका मतलब लिज को कार की लोकेशन पुलिस से पहले पता चल गई थी। ये शायद इत्तेफाक हो सकता था, पर इन्वेस्टिगेटर्स को रिकॉर्ड्स मिले कि लिज के फोन से कैरी के घर पर कई बार *67 यूज कर कॉल्स किए गए थे। *67 एक ऐसा कोड है जो कॉल करने वालों का नंबर छुपा देता है। सबसे अजीब बात यह है कि लिज का कहना था कि वो कैरी से सिर्फ एक बार मिली थी, तो फिर वो उसके घर पर बार बार ऐसे कॉल्स क्यों कर रही थी। यहीं से इन्वेस्टिगेटर्स को पहली बार लगा कि शायद जिस इंसान को सब विक्टिम समझ रहे हैं वही इस पूरी कहानी का मेन मास्टरमाइंड है। इन्वेस्टिगेटर्स को अब शक हो चुका था, लेकिन शक और सबूत में जमीन आसमान का फर्क होता है। उन्हें कोई ऐसा ठोस एविडेंस चाहिए था जो कोर्ट में टिक सके, और फिर दिसंबर 2015 में लिज गॉलियार ने खुद ही इस इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़ दिया। लिज पुलिस के पास गई और कहा कि डेव क्रूपा की एक्स गर्लफ्रेंड एमी फ्लोरा उसे हरास कर रही है। उसके हिसाब से एमी ही कैरी फावर बनकर सबको मैसेज कर रही थी। इसके एक दिन बाद लिज ने 9/11 पर कॉल किया और कहा कि पार्क में किसी ने उसे गोली मार दी है। उसने फिर एमी फ्लोरा का नाम लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को उसकी कहानी में बहुत सी इनकंसिस्टेंसीज मिली। इस बार डिटेक्टिव्स ने सीधा ये नहीं माना कि लिज एक विक्टिम है, बल्कि उन्होंने एक प्लान बनाया। डिटेक्टिव्स ने लिज को ये यकीन दिलाया कि वो उसकी बातों पर ट्रस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एमी इस सब की जिम्मेदार है तो उसे पकड़ने में उन्हें लिज की हेल्प चाहिए। लिज भी मान गई। उसने ईमेल्स और ऑनलाइन चैट्स शेयर करनी शुरू की, लेकिन डिजिटल एविडेंस झूठ नहीं बोलते। हर रास्ते धीरे धीरे घूम फिर कर उसी की तरफ आ रहे थे। हर लॉगिन, हर अकाउंट और हर एक रिकॉर्ड में बस एक ही नाम सामने आ रहा था,
शना लिस गॉलियर। अब ये बात तो क्लियर थी कि ये सिर्फ एक स्टॉकिंग नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी चुरा कर किया गया एक धोखा है। अब बारी थी फॉरेंसिक्स की। फॉरेंसिक एग्जामिनर टोनी कावा ने लिस्ट से लिंक्ड सारे डिवाइसेस का एनालिसिस किया। उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिला जिसमें हजारों डिलीटेड फाइल्स थी। उनमें से एक इमेज रिकवर हुई। फोटो में एक इंसानी पैर थे जिस पे चाइनीज कैरेक्टर का एक टैटू था, मदर। कैरी की मां ने यह टैटू तुरंत पहचान लिया। मेडिकल एग्जामिनर्स के मुताबिक फोटो में दिख रहा पैर किसी मरे हुए इंसान का है। लेकिन ये चीज अकेले मर्डर प्रूव करने के लिए काफी नहीं थी, पर बाकी सबूतों के साथ मिलकर ये काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस था। लिस गॉलियर को दिसंबर 2016 में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर और सेकंड डिग्री आर्सन यानी आग लगाने के केस दर्ज किए गए। कोर्ट में ये खुलासा हुआ कि कैसे कारी फावर की पहचान चुराकर उसके परिवार, डेव क्रूपा और इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह किया जा रहा था। टेक्स्ट, ईमेल, फेक ऑनलाइन एक्टिविटी, फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन डाटा और रिकवर्ड फाइल्स सब एक ही कड़ी से जुड़े थे। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि कारी फावर की बॉडी कभी पुलिस को मिली ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि कारी का मर्डर 13 नवंबर 2012 को ही कर दिया गया था, लेकिन लिस गॉलियर ने ये बात कभी नहीं बताई कि बॉडी कहाँ है। फिर भी कोर्ट को मर्डर प्रूफ करने के लिए इतना एविडेंस काफी था। 2017 में जज ने लिस गॉलियर को गिल्टी पाया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल दी। सबसे बड़ा झटका तो ये था कि मर्डर के बाद भी 3 सालों तक दुनिया की नजरों में कारी एक ऑब्सेसिव स्टॉकर थी। गायब होने के बाद भी लोग उसकी बुराई करते थे, पर कारी अपनी सच्चाई बताने के लिए जिंदा ही नहीं थी। जो भी बातें हो रही थी वो कोई और कर रहा था। हर एक टेक्स्ट, ईमेल और धमकी किसी और के हाथों का खेल था। एक मर्डर से बात खत्म नहीं हुई। उसने उस औरत की पूरी पहचान छुड़ाकर सालों तक उसके परिवार, दोस्तों और पुलिस वालों को अपनी उंगलियों पर नचाया। इस केस ने एक बात साफ कर दी, सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो बोला जाता है, बल्कि वो होता है जो सालों तक मान लिया जाता है। इसी वजह से द कारी फावर केस अमेरिका के सबसे डिस्टर्बिंग डिजिटल डिसेप्शन मर्डर केसेस में से एक माना जाता है।